हेलो एंड वेलकम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं उमंग फिर लेके आया हूँ आपके लिए साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है MU। चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस का एक चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स, धातु गैर धातु। क्या है इस चैप्टर में, इससे हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे और ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर से एक और चैप्टर है और फिर से आपको बता दूं कि ये भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री में जब आप आगे पढ़ोगे दो पार्ट हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, आपका मेन चीज होता है कार्बन, वो आगे जाके आपका चैप्टर आएगा। तो आप समझिए कि आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो ऐसे डिवाइड किया गया है जिससे कि आप लोग को एक बेस मिले, एक तैयारी मिले। इसीलिए मैंने जब शुरुआत की थी वीडियोस की, मैंने 10 से की थी। क्यों? ताकि मैं भी चाहता था आपका बेस स्ट्रांग रहे। बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे बहुत आसानी से पढ़ पाओगे। तो यही इस चैप्टर का नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समझेंगे। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, 2 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में लंबा 30 मिनट से बेटर है 15-15 मिनट के 2 पार्ट हो, ताकि जब आप वीडियोस देखें, जब आप रिवीजन करें, आपके लिए वो आसान रहे। क्योंकि एक साथ 30 मिनट या 40 मिनट के लिए ध्यान दे पाना मुश्किल है। बट आप अगर 15 मिनट का पहला पार्ट देखो और फिर 15 मिनट का दूसरा पार्ट देखो, तो आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बना रहे। और उन दोनों वीडियो के बीच में आप चाहे तो मनपसंद आपका ब्रेक ले सकते हो थोड़े देर के लिए। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उसके क्या गुण है फिजिकली। जैसे मेटल जो है वो एक सॉलिड स्टेट में होगा, नॉन मेटल गैस में होगा या सॉलिड में होगा, इसमें क्या क्या एक्सेप्शन है। देखिए, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें एक्सेप्शन। यानी पहले तो हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे और कुछ कुछ धातु है जो वो रूल नहीं मानेंगे, वो उसको नहीं फॉलो करेंगे, चाहे वो धातु हो, गैर धातु हो, कंपाउंड हो, केमिकल रिएक्शन हो। इसको कहा जाता है एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन कुछ कुछ नहीं करते और इसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम रिलेटेड एक्सेप्शन ही जनरली पूछे जाते हैं जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? दोनों की, मेटल की और नॉन मेटल्स की। उसके बाद हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हम ये देखेंगे कि जब वो एयर के यानी हवा के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। और आपको मजे की बात बता दूं, ये एसिड वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इससे पहले जो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट किया था, इसमें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये एक आपका रिविजन हो जाएगा। और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा या इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, आपको उसके बारे में अच्छी समझ आ जाएगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके आगे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको अच्छे से याद रख सको। इनकेस अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आप इसे लिख सको। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे हमारा पहला पार्ट हो जाएगा खत्म। जो दूसरा पार्ट बनेगा वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आपस में कैसे ये इनका रिएक्शन होगा। फिर हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टीज रहेगा। हम देख चुके हैं आयोनिक 2 होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस जो है वो पॉजिटिव होता है, एनायंस जो है वो नेगेटिव होते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन देखेंगे मेटल्स की, कि मेटल कैसे अकर होते हैं, यानी कि कैसे मिलते हैं और उसे कैसे निकाला जाता है। फिर हम देखेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स क्या होती है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसमें से मेटल कैसे, उसमें लो मीडियम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे निकाल सकते हैं। रिफाइनिंग मेटल, मेटल्स को कैसे रिफाइन किया जाए। जो ओर से मेटल निकलेगा वो शुद्ध मेटल, प्योर मेटल नहीं होगा, तो हम उसे रिफाइन करना पड़ेगा। और लास्ट में करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। करोजन यानी जंग एंड उसका प्रिवेंशन। तो ये रहेगा हमारा सफ़र। ये पूरे चैप्टर का 2 वीडियोज रहेगी, ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक एग्जाम में एक एडिशनल हेल्प मिल सके, आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत लंबा हो गया इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो धातु है उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो कुछ मैंने लिख रखी है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट यानी पिघलना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो पिघलाव का पॉइंट है, वो काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब हम देखते हैं, एक चीज़ समझिए, साइंस में या फिजिक्स में
या इवन केमिस्ट्री में, जब भी वर्ड आप किसी भी चीज़ के पीछे पॉइंट आ रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ये पॉइंट का जब आप डेफिनेशन स्टार्ट करोगे, जब आप इसको डिफाइन करोगे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इट इज़ ऑलवेज द लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, इससे आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि जनरली कंफ्यूजन हमें यही रहेगा, ये लोएस्ट है या हाईएस्ट है। तो पॉइंट जहाँ पे दिखा, वेरेवर यू सी पॉइंट, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, पोर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, ऑटो इग्निशन पॉइंट, फायर पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, वो हमेशा लोएस्ट टेम्परेचर से शुरू करना है, लोएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। तो ये होता है किसी भी चीज़ का डेफिनेशन। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये मेल्ट हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा होता है मेटल्स का। उसके बाद जितने भी मेटल है, ये गुड कंडक्टर, कंडक्टर ये हमारा बस वाला नहीं, ठीक है, कंडक्टर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह। उदाहरण के तौर पे आप घर पे खाना बनाने के लिए जब गैस शुरू करते हो, उसी गैस में आप लोहे का एक सरिया डालिए, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपके हाथ में भी गर्म लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपका हाथ वाला सरिया तो आग में डाला नहीं है, बट वहाँ से ये क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है, लेके आ रहा है। अब कैसे कंडक्ट कर रहा है वो आगे आएगा, बट ये कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हमारे जो वायर है वो सारे मेटल्स के बनते हैं, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो अलॉय हो, बट वायर जो है वो इसीलिए मेटल के बनते हैं, बिकॉज वो अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। मेटल सारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ वर्ड है रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। देखो मैंने पहले ही कहा था एक्सेप्शन जरूर आएंगे, तो मर्क्यूरी के अलावा जितने भी मेटल है वो क्या है, सॉलिड है। मेटल की डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के पास उसके जो पार्टिकल्स है वो चिपके हुए होते हैं। मेटल जो है वो मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। अब ये दो नए वर्ड आ गए, मेलिएबल और डक्टाइल। देखिए, आप एक मोटी सी शीट लीजिए मेटल की और जोर से उस पर हथौड़े मारिए, वो क्या होगा, धीरे धीरे पतला होते जाएगा। तो जब किसी भी मेटल को आप पतला करो, उसे कहा जाता है मेलिएबल, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मेलिएबिलिटी। और कभी कभी आप मेटल को खींचो, दोनों एंड से खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वो क्या बन जाएगा, पतला सा वायर बन जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, डक्टिलिटी या डक्टाइल। और मजे की बात बताओ, आपका जो सोना है, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो, इतना डक्टाइल होता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा मेटल जो सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल है, वो है आपका सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, AG एंड AU। आपका सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल कौन से है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो याद रखना, मेलिएबिलिटी क्या होती है, थिन शीट, और डक्टिलिटी वायर। मेटल जो है लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस यानी इनमें चमक होती है, मेटल्स चमकते हैं। तो मेटल्स की ये जो है, ये 6 क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए आइए समझते हैं कि आपके नॉन मेटल्स की क्या रहेगी प्रॉपर्टीज। तो चलिए आइए देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो आपके नॉन मेटल है, गैर धातु है, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, वो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना तो ये मेलिएबल हो गए, अगेन मेलिएबल क्या है, थीन शीट में कवर हो गए, यानी पतली जो परत है, जो परत नहीं बनेगी, जो थीन शीट है। जब आपको मैंने एग्जांपल दिया था, हथौड़े से मार के उसको पतला कर सकते हो, वो नॉन मेटल्स में नहीं होगा। ना ही ये डक्टाइल है, ना ही आप नॉन मेटल को खींच के उसका वायर बना सकते हो, तो ये दोनों एप्लीकेबल नॉन मेटल्स में नहीं है। अगला पॉइंट है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये गर्मी को, हीट को कंडक्ट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट नहीं करते। बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी ये कैरी नहीं करते, इनफैक्ट इसीलिए क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, हमारा जितना भी इंसुलेशन है वो सारा नॉन मेटल से ही बनता है। जो भी हमारे इंसुलेटर्स है वो सारे नॉन मेटल्स के ही होते हैं। तो ये क्या है, बैड कंडक्टर हीट के। लेकिन क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। इसमें कौन है, इसमें ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है, तो देखिए कार्बन के है ना, एक वर्ड है जिसका नाम है एलोट्रोप्स। तो कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म है। जैसे कार्बन अगर टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, मतलब एमॉर्फस, रैंडम में है, जैसे एक कार्बन यहाँ 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 कैसे भी है, तो इसे ये हम कहते हैं कोल। ये होता है हमारा नॉर्मल कोलसा या कोयला। वही कार्बन अगर टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में हो या वही कार्बन अरेंज फॉर्म में हो, तो वो बन जाएगा डायमंड।
उसी में से ग्रेफाइट भी एक फॉर्म है, एक अरेंज्ड फॉर्म है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे मजबूत सब्सटेंस है इस दुनिया का। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कार्बन से? देखिए लाइफ में अगर आप जैसे ऐसे वैसे रैंडम रहोगे तो शायद आप कोलसा होगे, जल जाओगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ और पता भी नहीं चलेगा। बट वहीं अगर आपने मेहनत की, थोड़ा अपने आप पे फोकस किया, थोड़ा अपने आप को सुधारा या तराशा, तो आप ज़रूर डायमंड बन सकते हो, ज़रूर एक हीरा बन सकते हो। और बीच का होता है ग्रेफाइट, जो ना इस तरफ ना उस तरफ, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो मेरा यही मैसेज है, जो भी करो सिस्टमेटिकली करो, दिल से करो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगला पॉइंट है कि या तो ये गैस हो गए या तो ये सॉलिड हो गए। जितने भी आपके नॉन मेटल है ना, या तो ये गैस हो गए या तो ये सॉलिड हो गए, एक्सेप्ट क्या, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन या ब्रोमाइन क्या है? लिक्विड है, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। अगला है ये नॉन लस्ट्रस, यानी इसमें कोई चमक नहीं है नॉन मेटल्स में, लेकिन इसमें भी क्या है? एक्सेप्शन है। किस चीज़ का? आयोडीन का। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता नहीं है, आयोडीन जो चमकता है, सॉरी। तो आयोडीन जो है हमारे सॉल्ट में या खाने के नमक में होना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है गॉइटर। ये जो है गले की बीमारी होती है, आपका गला जो है बड़ा सा सूज जाएगा, यहाँ पे गॉइटर बीमारी होती है। वो किसकी कमी से होती है? आयोडीन की। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा गैर धातु है जो चमकता है, जिसमें लस्टर है, जिसमें चमक है। और नॉन मेटल कैन नॉट बी पॉलिश, आप इसे पॉलिश नहीं कर सकते। आप लोहे को पॉलिश कर सकते हो, आप सिल्वर को, सोने को, सबको पॉलिश कर सकते हो, नॉन मेटल्स को पॉलिश नहीं कर सकते। अच्छा, कभी कभी एक शायद ऐसा भी एग्जाम आ जाए जिसमें आपको पूछा जाए कि कौन से ऐसे मेटल है जो आप चाकू से काट सको, जो आप नाइफ से काट सको। तो इसका जो क्रेडिट है वो, मुझे उन सर का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने भी ऑनलाइन ही देखा था इंस्टाग्राम की रील्स में, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। नकली यानी सोडियम, पोटेशियम एंड आपका जो तीसरा है वो है लिथियम। तो वो सर का मुझे नाम नहीं पता, बट आई ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सल्यूट टू हिम फॉर फाइंडिंग आउट दिस वे। देखिए ऐसे क्या हो जाता है ना, आपका काम आसान हो जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन से जो मेटल्स है जो आप नाइफ यानी चाकू से काट सकते हो, तो वो है नकली यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एंड क्रेडिट उन्हीं सर को जाता है। मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं उनका नाम नहीं कह पा रहा हूँ, बट अदरवाइज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो ये हमने देख ली कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। तो चलिए देखते हैं कि जब भी आपके मेटल और नॉन मेटल्स पानी में घुलेंगे, पानी में डिजॉल्व होंगे, इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो जब भी आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो पानी में डिजॉल्व होंगे, तो आपका जो मेटल्स है ना, ये बनाएगा बेसिक ऑक्साइड। बेसिक यानी एसिड और बेस वाला बेस है। तो मेटल से क्या बनेगा? बेसिक ऑक्साइड। अगेन केमिस्ट्री है तो क्या होगा? जरूर होगा एक्सेप्शंस। इसको कोई अवॉइड कर सकता है? कोई अवॉइड नहीं कर सकता। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम एंड जिंक। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड है ना, वो दोनों प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। ऐसे ऑक्साइड्स को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है? एम्फोटेरिक। तो मेटल से क्या बनेगा? बेसिक। और नॉन मेटल से क्या बनेगा? एसिडिक ऑक्साइड। यानी इसका जो पीएच है वो क्या होगा? 7 से कम होगा, इसका जो पीएच वैल्यू होगा, और इसका पीएच वैल्यू 7 से बड़ा होगा। हमने कैसे याद रखा था? हमने सेकेंड वीडियो में कैसे याद किया था? बेसिक यानी बड़ा, तो बड़ा मतलब 7 से बड़ा। एट 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसे कैसे याद रखेंगे? अगर मान लो कंफ्यूजन हो रहा है तो हम याद रखेंगे वर्ड MB। अब MB से आपको MB मेगाबाइट्स याद रखना है या जो भी याद रखना है, मैकडोनल्ड का बर्गर याद रखना है, वो मैं चॉइस आप पे छोड़ता हूँ। बट मेटल से कौन से ऑक्साइड बनते हैं? बेसिक ऑक्साइड। कब? जब वो पानी में घुलेंगे, जब वो डिजॉल्व होंगे। नॉन मेटल से क्या बनेगा? एसिडिक ऑक्साइड। क्या सारे मेटल पानी में घुलेंगे? नहीं। क्या सारे नॉन मेटल भी पानी में घुलेंगे? नहीं। ये डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। कब घुलेंगे कब नहीं घुलेंगे ये हम आगे जाके एडवांस केमिस्ट्री में सीखेंगे, जब आप 11th और 12th में जाएंगे तब। तो आइए देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है। देखिए हम पढ़ेंगे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की, ठीक है, सिर्फ धातुओं की। गैर धातुओं की क्यों नहीं? क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा है और इतनी सारी है कि आप इसे याद नहीं रख पाओगे, और ये आपके 10th के सिलेबस के काफ़ी बाहर है। तो जब आप 11th 12th या आगे जाके केमिस्ट्री में अपना
मेजर्स करोगे या अपना बैचलर्स करोगे तब उसमें आएगा। अभी के लिए ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मेटल है, बिकॉज ये एक जनरल पैटर्न, एक सामान्य पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए ये रखा गया है। तो पहला प्रॉपर्टी है, हम कैसे समझेंगे, हम एयर में समझेंगे, हम पानी में समझेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, और हम एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं बर्नट इन एयर। सबसे आसान है, कुछ नहीं करना, मेटल ऑक्साइड बनेगा मेटल ऑक्साइड। कब डिस्कस किया था हमने? पहले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ नहीं है, जब मेटल रिएक्ट करेगा O2 से यानी ऑक्सीजन से, तब ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। अभी देखिए यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे ये Sg, ये सब हम ऑलरेडी, ये हीट मतलब क्या है ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने देख लिया प्रीवियस चैप्टर्स में। नहीं देखा अगर आपने वीडियोस तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, कुछ जो मेटल्स है, जैसे आपका पोटेशियम है, जैसे आपका फॉस्फोरस है, ठीक है, और आपका सोडियम है, ये बहुत विगरसली यानी बहुत तेज़ी से एकदम अचानक से रिएक्ट करता है आपके किसके साथ? एयर के साथ। एयर में किसके साथ? एयर में रहे O2 के साथ, और इसमें आग लग जाती है। तो इसमें आग ना लगे इसलिए हम इसे किसे? केरोसिन ऑयल में यानी केरोसिन में हम डुबा के रखते हैं। और कुछ मेटल है, जैसे आपका सिल्वर है, जैसे आपका गोल्ड है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ। कुछ मेटल ठीक ठाक रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल सिर्फ अपना ऑक्साइड बना के छोड़ देंगे, उसमें आग नहीं लगेंगी। ओके, अब हम इतने सारे क्लास कर चुके हैं, अब मैं मेटल्स के पूरे नाम नहीं लिखूंगा, एलिमेंट्स के पूरे नाम नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा, एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हमने देख लिया कि जो हमारे मेटल्स है वो हवा के साथ यानी हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते थे। अब हम देखेंगे कि हमारे जो मेटल्स है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो पानी में याद रखिए कि कुछ कैटेगरीज है, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल्स जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे मेटल है ना कोल्ड ना हॉट, वो स्टीम के साथ यानी पानी जब गैस फॉर्म में बन जाएगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे, और कुछ मेटल तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो हॉट हो। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक लॉजिक समझिए। कुछ मेटल्स है वो कोल्ड वाटर के साथ, तो कुछ मेटल हॉट वाटर, कुछ स्टीम, और कुछ इनको छोड़ देते नो रिएक्शन वाले को। तो कोल्ड, हॉट और स्टीम, ये तीनों में क्या फ़र्क है? देखिए, कोल्ड वाटर में जो एनर्जी है ना वो बहुत कम है, हॉट वाटर में थोड़ी उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा स्टीम है। तो इसीलिए ये खेल सिर्फ एनर्जी का है। याद करिए हमने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एटम, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये बस वही है, एनर्जी का खेल है। तो देखिए, सबसे पहले हम सामान्य रूप में जानते हैं एक जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म क्या कहता है? मेटल व्हेन इट कंबाइंस विथ वाटर इट विल बिकम मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और जब ये मेटल ऑक्साइड फिर से पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये जब पानी में होगा ये वापस अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड पानी में इतना कोई स्टेबल नहीं है, तो वो वापस रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जाम में आपको ये दोनों लिखना ज़रूरी है। पहले मेटल प्लस वाटर बनेगा मेटल ऑक्साइड, बाहर क्या निकलेगा? H2 गैस। देखिए यहाँ पे पानी के पास H2O था, ठीक है, बन गया मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने फर्स्ट चैप्टर में 5 रिएक्शन पढ़े थे। फिर मेटल ऑक्साइड से पानी के साथ क्या बन जाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये उसका सामान्य फॉर्म है। तो कोल्ड वाटर के साथ फॉस्फोरस और सोडियम ये दोनों ऐसा गर्मी निकालते, इतना विगरसली रिएक्ट करते, इतना हीट एनर्जी, और जब हीट एनर्जी बाहर निकले उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। अंदर लेगा उसको एंडो कहते हैं, बाहर निकालने वाले को एक्सो कहते हैं। तो इसका इतना हीट निकलता है कि ये जो H2 गैस निकल रहा था ना, इसी को जला के रख देता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट्स ऑफ पोटेशियम प्लस 2H2O, ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। यहीं पोटेशियम की जगह अगर सोडियम होगा तो क्या करेगा? ये निकलने वाले H2 गैस पे आग लगा देगा, और इतना तेजी से जलेगा कि आप डर जाओगे। जैसे हम पूजा करने के टाइम कपूर जलाते, वैसे उससे भी ज़्यादा तेजी से ये जलता है। इसलिए किस में रखा जाता है इसको? हम लोग रखते हैं केरोसिन में, ठीक है।
तो ये तो हो गया कोल्ड वाटर। कुछ मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो कर लेंगे लेकिन उसमें आग नहीं लगेगी। जैसे कैल्शियम है, जब कैल्शियम पानी के साथ मिलेगा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। तो यहाँ देखिए मैंने डायरेक्टली यहाँ से ये वाला आंसर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बीच का स्टेप नहीं लिखा है, तो बट आपको ये बताना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये फ्लोट करता है, पानी पे तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये मेटल के सतह पे उसके सरफेस पे जाके चिपक जाएगी और ये मेटल को ऊपर लेके आएगी। तो आपको लगेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट हो रहा है। क्यों? वो H2 गैस की वजह से, यानी हाइड्रोजन गैस की वजह से। गर्म पानी के साथ रिएक्ट करने वाला मेटल है मैग्नीशियम। एक एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी मेटल्स है, यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैग्नीशियम का। कुछ कुछ मेटल जो है वो ना कोल्ड ना हॉट किसके साथ रिएक्ट करेंगे? स्टीम के साथ। कौन से है? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। एग्जाम्पल के तौर पे 3 एलिमेंट है आयरन के, फेरस, 3 फेरस प्लस 4H2 गिव्स यू फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया? स्टीम के साथ। कौन कौन है वो? आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। और कुछ मेटल्स है जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो स्टीम हो, गर्म पानी हो या ठंडा पानी, यानी पीबी, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम सिल्वर और गोल्ड। अब आप देखिए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड चारों ही कॉस्टली मेटल्स है। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इनको पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कभी जंग नहीं लगती, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कौन से मेटल है? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये था पानी के साथ रिएक्शन। आइए अगला देखते हैं एसिड के साथ रिएक्शन। चलिए तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, मेटल्स विथ एसिड। अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो ये हम ऑलरेडी जो है सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कवर कर चुके हैं कि मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस H2, उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस कौन सा गैस इवॉल्व होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में देख चुके थे, तो वही चीज़ रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपको डाउट है या वापस अगर आपको सीखना है तो आप ज़रूर हमारा सेकेंड वीडियो देख लेना। ओके, अब यहाँ पर एक बात करते हैं एक स्पेशल कंपाउंड की, एक स्पेशल केमिकल की, जिसका नाम है एक्वा रेजिया, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया यानी रॉयल वाटर। तो ये किससे बनता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड यानी HCl और HNO3 का रेशियो है 3:1, यानी 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूनिट और 1 नाइट्रिक एसिड के यूनिट से बनेगा एक्वा रेजिया रॉयल वाटर। ये एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर लेगा। बट सबसे मज़े की बात यह है कि ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकेला खुद गोल्ड प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है, ना नाइट्रिक एसिड। बट जब इन दोनों को मिलाया जाए तो ये क्या बनेगा? एक्वा रेजिया। किस रेशियो में मिलाना है? 3:1। तो ये रॉयल वाटर जो है गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व अपने आप में कर सकता है। तो आइए लास्ट पार्ट देखते हैं इस वीडियो का, पार्ट 1 का जो आखिरी पार्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे मैं पार्ट 1 खत्म करूंगा और फिर बाकी के टॉपिक्स पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज जनरली यही डाउट होता है कि इसे याद कैसे रखें, मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव। तो हम शुरू करेंगे मोस्ट रिएक्टिव से, धीरे धीरे जब बढ़ेंगे मीडियम की तरफ और लास्ट में बढ़ेंगे हम लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। तो कैसे याद रखना है? काफ़ी आसान ट्रिक है। आपको क्या याद रखना है कि कैटरीना ने कार मांगी जेन ऑल्टो फेरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। तो कैटरीना में के से क्या आएगा? पोटेशियम। ने तो यहाँ पे जनरली हम Ne लिखते हैं, यहाँ पे Na लिखिए, तो ने से क्या आएगा? सोडियम। Ca, कार में Ca यानी कैल्शियम। मांगी Mg क्या है आपका? मैग्नीशियम। Zn क्या है? जिंक। फिर है Al यानी ऑल्टो से क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। Fe से बनेगा फेरारी यानी आयरन। Pb यानी फिर भी, यानी Pb यानी लेड। हाइड्रोजन सिर्फ रेफरेंस के लिए कि हाइड्रोजन इनमें कहाँ आता है, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है। Cu यानी क्यू, कॉपर। Hg मिली, देखिए मिली में हम क्या करेंगे? मर्क्यूरी का M याद रखेंगे। Hg से कोई वर्ड नहीं बन रहा था वहाँ, इसलिए मर्क्यूरी का M ले लिया है। Ag यानी सिल्वर भी अगेन Ag से कोई वर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ सिल्वर ले लिया। Au से ऑडी, तो आपको क्या? Au से गोल्ड यानी ऑडी। तो आपको याद रखना है सिंपल ट्रिक, कैटरीना ने कार मांगी जेन ऑल्टो फेरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ऐसे याद रखोगे तो आप कहाँ से मोस्ट रिएक्टिव से माइल्ड मीडियम से लीस्ट रिएक्टिव तक आपका जो है सफ़र आ जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे याद रख सकोगे। तो इसी के साथ पार्ट 1 इस वीडियो का ख़त्म होता है। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा।
अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।